दोस्तों, फिर से नई कहानी में आपका स्वागत है। वृद्धाश्रम में आरती को आए 2 साल हो गए और खुद को व्यस्त रखने के लिए आरती वहाँ के पेड़ पौधों के साथ समय गुजारती है। कभी किसी चारा को पिरोना तो कभी पौधों में पानी देना। हर पौधों के साथ वो जुड़ी रहती। एक पत्ता भी अगर मुरझाए तो आरती भी मुरझा जाती थी और अपने कोशिश से उसे फिर से खिलने को मजबूर कर देती थी। जबलपुर की यह वृद्धाश्रम शहर के कुछ ही दूरी पर थी। शांत वातावरण में बनी यह वृद्धाश्रम में कुल 200 इंसान ऐसे थे, जिसमें कुछ एक ऐसे थे उनके घर में ही उनके लिए कोई जगह नहीं थी। उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब उन्होंने कहाँ हस्ताक्षर किया और उनके ठिकाने ही बदल गए। कुछ सास की अपनी बहू से नहीं जमती तो बस यहाँ उसका ट्रांसफ़र कर दिया गया। किसी के बेटे बहू विलायत में जाकर बस गए तो इनका ठिकाना यहाँ हो गया। वहाँ रहने वाले हर इंसान की एक अलग अलग कहानी बयां करती है, लेकिन आज वहाँ रहने वाले सब एक दूसरे के फिक्र में हंसते हुए रहना सीख रहे हैं। कोई शायरी कर अपने और अपने साथ रहने वालों का समय पास करते हैं, कोई रोजमर्रा की अखबार पढ़कर देश विदेश की बातें करते, तो कोई अपनी ताउम्र जमा पूंजी में बटोरे तजुर्बे को किस्तों में बयां करते, तो कोई रेडियो पर राजेश खन्ना या मोहम्मद रफ़ी के गानों को सुनकर अपना दिन गुजारा करते, और महिलाएं खाली समय में हाथों के हुनर को आजमाती। एक आरती ही थी जो चुपचाप बेजुबान पेड़ पौधों को जीवन देने में लगी रहती। आरती का एक ही बेटा था। अपने बेटे के ऊंचे सुंदर भविष्य के लिए आरती और उसके पति दिन रात एक कर रहे थे। अपने बेटे को विदेश भेजने का सपना हर माँ बाप का होता है। उसी तरह आरती ने भी अपने पति के साथ मिलकर यह सपना देखा था। सपना पूरा भी हुआ। बेटा विदेश भी चला गया। विदेशी मैम भी ढूंढ लिया उसने। इसी बीच आरती के पति चल बसे। बेटे के विदेश जाने के सपने को पूरा करते करते आरती ने अपना खुद का मकान कभी बना नहीं पाई। अपने पति के जाने के बाद उनके सरकारी क्वार्टर को उसे छोड़ना पड़ा। इतने सालों से सहेजा संसार उसके तिनके तिनके में बिखरने लगा। कुछ दिनों की छुट्टी में बेटा आया और अपनी माँ यानी आरती को इस वृद्धाश्रम में छोड़ आया, इस भरोसे कि वो बीजा बना उसे यहाँ से ले जाएगा। कुछ दिनों तक तो यहाँ के ऑफिस से आरती बेटे को फ़ोन कर लेती थी, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को अब संभाल लिया है और यहाँ सबके साथ अपने मन को एकाग्र कर बस यहीं की होने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि उसके बेटे ने जो कहा था वो कभी पूरा नहीं करेगा। उसका ठिकाना अब यहीं है और अगर जल्द ही अपने बेटे के मोह को त्याग न सकी तो वृद्धाश्रम की यह चार दीवारी उसे जीने नहीं देगी। रोज की तरह इस दिन भी आरती अपने पेड़ पौधों को पानी देते हुए उससे बात कर रही थी। फूलों को खिलता और महकाता देख आरती भी मुस्कुराते हुए पानी दे रही थी। वो अपने इसी काम में लगी हुई थी कि आरती शब्द सुन वो सहम गई, क्योंकि यहाँ के स्टाफ उसे अम्मा कहकर बुलाते थे। फिर भी वो अपना भ्रम समझकर वो खुद पौधों को पानी देने लगी। तभी फिर से उसके नाम से ही किसी ने पुकारा। पीछे मुड़कर देखी तो 60-62 साल का एक आदमी उसके तरफ देख रहा था। वो उसे पहचानने की कोशिश करने के लिए उसके सामने जाने लगी। तभी उस आदमी को पहचानते हुए आरती, तुम प्रतीक तो नहीं? प्रतीक, एक ठहाके देते हुए, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम मुझे इस उम्र में भी एक बार में ही पहचान लोगी। प्रतीक की बातें सुन आरती भी मुस्कुराने लगती है। फिर आरती थोड़ा मायूस होते हुए, तुम्हें भूली कब थी जो पहचान नहीं पाऊंगी। आरती की बातें सुन प्रतीक भी एक आह भरी दृष्टि से आरती की तरफ देखते हुए, तुमसे मेरी मुलाकात कभी यहाँ होगी, कभी सोच भी नहीं पाया था। आरती, यही तो प्रकृति का नियम है प्रतीक, जो सोचो कभी होता नहीं। खैर रहने दो, चलो उधर बैठते हैं।
प्रतीक और आरती उसी बगीचे में एक जगह बैठते हुए। प्रतीक, मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ के ऑफिस में 2 दिनों से आ रहा हूँ। तुम्हें यहाँ देख रहा था, लेकिन सोचा कि तुम यहाँ कैसे हो सकती हो। मुझे लगा तुम भी अपने बेटे के साथ विदेश में होगी। फिर मैंने स्टाफ से तुम्हारे बारे में पूछा तो उन्होंने भी तुम्हारा नाम आरती ही बताया। तो सोचा अपने दिल को कम से कम यही तसल्ली दे दूँ कि तुम वो आरती तो नहीं जिसे मैं जानता था। आरती उसके तरफ देखते हुए, तो क्या दिखा तुम्हें? प्रतीक, जो दिखा अब सामने है हमारे। आरती, तुम्हें किसने बताया कि मेरा बेटा विदेश में रहता है? प्रतीक आरती की तरफ देखते हुए, चाहने वाले अपनी चाहतों का खबर हमेशा ही रखते हैं। आरती प्रतीक की बातों पर हंसते हुए, तुम कभी सुधर ही नहीं सकते। आज भी तुम्हारी आदत गई नहीं दिल लगी करने की। आरती को खुद के बारे में याद दिलाते हुए प्रतीक कुछ बोले उससे पहले ही आरती, और बोलो प्रतीक, तुम यहाँ इस जबलपुर में क्या कर रहे हो? तुम्हारे बीवी बच्चे कैसे हैं? प्रतीक एक ऊंची सांस लेते हुए, यार पत्नी तो 9 साल हो गए मुझे छोड़ ऊपर जा बसी है। आरती आश्चर्य से, मतलब? प्रतीक, उसे गुजरे 9 साल हो गए। 2 बेटा है जो दूसरे दूसरे शहर में अपनी गृहस्थी जमाए हुए हैं, और मैं 2 महीने बड़े बेटे के पास तो कभी 2 महीने छोटे बेटे के साथ उसके शहर में उसके पास जाकर जिंदगी गुजर रही है। प्रतीक, एक बात अच्छी है आरती कि मुझे पेंशन मिल जाती है, अच्छी खासी। नहीं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर बेटों पर हित होता तो क्या होता। आरती भी एक चैन की सांस लेते हुए, मेरा भी गुजारा इसी पेंशन से ही चलता है। आरती, प्रतीक, याद है हम लोग बचपन में खिलौना खेलना कितना पसंद करते थे, लेकिन कभी हम खिलौना बन जाएंगे जिंदगी के हाथों, कभी सोचा भी नहीं था। आरती और प्रतीक दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। आरती की आंखों में जहां इस जगह पर रहने की शर्म थी, और अचानक इस जगह पर प्रतीक का मिल जाना आरती के लिए कष्टदायक साबित हो रहा था। वहीं प्रतीक का भी यही हाल था। वो आरती जो कभी उसके दिल में रहा करती थी, दिल का एक कोना जहां अब भी आरती विराजमान थी, वहीं आरती उसे इस हालत में मिलेगी, प्रतीक ने भी यह सोचा कहाँ था। फिर एक आह भरते हुए आरती एक डर के साथ, प्रतीक तुम यहाँ? प्रतीक उसके डर को भांपते हुए, चिंता मत करो, मैं यहाँ रहने नहीं आ रहा हूँ। जिस दोस्त के साथ आया हूँ शायद वो यहाँ रहने का सोच रहा है। आरती, क्यों? प्रतीक, अब उसे भी लग रहा है कि उसका ठिकाना बदल लेना ही बेहतर है। किसी के फेंकने के पहले खुद निकल जाना ही उसे सही लग रहा है। दोनों के मन के भीतर एक युद्ध चल रहा था। दोनों ही अफसोस की आह भरकर एक दूसरे को देखने लगे। आरती की नज़र जहां बार बार झुक रही थी, वहीं प्रतीक उसे गहराई भरी आंखों से निहार रहा था। दोनों घंटों एक दूसरे से बात करते रहते हैं, क्योंकि मिलना भी लंबे समय बाद हुआ था। बात क्या, कुछ वक्त तो शायद खामोशी में ही चले गए थे। इतने वर्षों बाद दोनों का मिलना हुआ था, लेकिन दोनों ही इसकी खुशी जाहिर न कर पाए। तभी प्रतीक के साथ आए दोस्त मिस्टर कुलकर्णी जी ने प्रतीक को आवाज़ लगाई। उसकी आवाज़ सुन प्रतीक उठते हुए, आरती, मैं कल फिर आता हूँ, और कल हम दोनों ही एक साथ बाहर जाएंगे। प्रतीक बार बार पीछे मुड़कर आरती को देख रहा था, इस आस में कि आरती उसे आवाज़ लगाए, जो वर्षों से वो यही तो चाहता आया है। लेकिन आरती ने कभी आवाज़ नहीं लगाई। पहले भी खामोश थी, आज भी खामोशी से उसे जाते हुए देखने लगी। दोनों की ही आज पहली मुलाकात थी, इतने अरसों बाद। दोनों ही जीवन के इस मोड़ पर इस रूप में मिलेंगे, कभी सोचा नहीं था। बिखरे बालों वाला प्रतीक के छोटे छोटे बालों में पूरी सफ़ेदी आ गई थी। स्लिम बॉडी अब अदरक की तरह फैल चुकी थी। फिर खुद की तरह नजरें घुमाते हुए आईने के पास जाकर थोड़ा मुस्कुराते हुए, आरती, मैं भी कितनी पागल हूँ। प्रतीक को अदरक कह रही हूँ, खुद पर तो कभी ध्यान दिया ही नहीं।
कि मेरा शरीर तो खुद बेढंगी हो चुका है। बालों में सफ़ेदी तो मेरे भी आ गई है। चेहरे पर कितनी रेखाएं उभर आई हैं। कभी इस ओर ध्यान ही नहीं गया मेरा। अपने चेहरे को आज आईने में देखते हुए आरती सोचने लगी। आज खुद को कुछ ज़्यादा ही बूढ़ी देख रही थी। दरअसल इतने सालों से ज़रूरत भी तो नहीं हुई कि आईने में खुद को देखने की, लेकिन आज प्रतीक को देखने के बाद उसकी नज़र आईने की तरफ चली ही गई। सही भी है, उम्र बीतती गई जिम्मेदारी उठाते उठाते। कभी चेहरे पर ध्यान ही नहीं दिया कि तजुर्बे की लकीर उसके चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ रही है। आज अचानक प्रतीक को देख अपनी सूरत देखने गई तो पता चला कि 15 उम्र पार कर चुकी आरती अब 50-55 की तो हो गई है। प्रतीक मुझे देख क्या सोचता होगा, यह सब सोच के घेरे में आरती खो गई। जहाँ प्रतीक आरती से मिलकर खुश था तो वहीं आरती भी अब प्रतीक के बारे में ही सोच रही थी। प्रतीक को मशहूर अभिनेता राजेश खन्ना बहुत पसंद था। उसके जैसे हेयर स्टाइल तो कभी उसके जैसे ही बातचीत कर प्रतीक आरती का मन बहलाता था। राजेश खन्ना का आंखों में इशारे करने की दिल लगी प्रतीक भी बखूबी निभा लेता था। आंखों ही आंखों में शरारत भरी अंदाज छाई रहती थी। हर समय ओठों पर मुस्कान और अपनी बातों से सबको अपनी तरफ आकर्षित करना बखूबी आता था प्रतीक को। आरती और प्रतीक का घर एक ही मोहल्ले में था। दोनों की प्यार की शुरुआत स्कूल के ही दिनों से शुरू हो चुकी थी, लेकिन घर में किसी को कानों कान तक खबर नहीं थी। प्रतीक जहाँ चंचल स्वभाव का था, वहीं दुबली पतली सी मुरझाई हमारी आरती शर्मीली स्वभाव की थी। प्रतीक जहाँ बेझिझक सब कह देता तो वहीं आरती मन की बात अपने तक ही रखती। प्रतीक कई बार अपने बाइक से आरती के घर के चक्कर लगा लेता। दरअसल प्रतीक की बहन शोभा आरती की सहेली थी। इस वजह से प्रतीक को कई बहाना मिल ही जाता था। सबसे बड़ी बात तो यह कि शोभा का गणित प्रतीक ही देखता था। बस आरती भी प्रतीक से हेल्प कई बार मांग चुकी थी। इसी दौरान प्यार का फूल फूट पड़ा। प्रतीक का राजेश खन्ना के स्टाइल में आंखों से इशारा करते देख आरती शर्माते हुए लाल हो जाती। उसे उसकी दीवानगी भाने लगी थी। स्कूल से कॉलेज तक का सफ़र तो दोनों के लिए ही अच्छा था, लेकिन धीरे धीरे घर में आरती के लिए रिश्ता आने लगा। प्रतीक नौकरी की तलाश कर रहा था। एक दिन आरती, प्रतीक, घर में शादी की बातें जोरों से चल रही हैं। इस साल लगता है कि ब्याह कर ही देंगे हमारी। प्रतीक, आरती, कोशिश तो कर रहा हूँ, कई जगह अप्लाई कर रहा हूँ। आरती, अब मैं कुछ नहीं जानती प्रतीक, मुझे तुमसे ब्याह करना है। सब तुम्हें ही करना है। मेरे घर में बात तुम्हें ही करनी होगी। प्रतीक, आरती, एक जॉब हाथ में रहती तो देर थोड़ी न होता, मैं खुद जाता तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने। आरती प्रतीक के गले लग, प्रतीक मुझे डर लग रहा है, कहीं किसी और से मेरी शादी न हो जाए। प्रतीक, ऐसा ना कहो आरती, मैं जी नहीं पाऊंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। आरती, मैं भी तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी। प्रतीक, मुझे अपने घर ले चलो। प्रतीक, आरती, कुछ जगह मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ है, कभी भी अपॉइंटमेंट लेटर आ सकता है, बस कुछ दिन और रुक जाओ। लेकिन प्यार करने वाले जो चाहते हैं, सबके नसीब में कहाँ होती है। प्रतीक कई बार उसे समझा चुका था कि घर में अपने ब्याह के बारे में बता दे, लेकिन आरती इसके लिए तैयार नहीं थी। उसका कहना था कि जॉब मिलने के बाद ही बताना। लेकिन किस्मत के सताए प्रतीक की जॉब लगी ही नहीं। एक दिन सरकारी नौकरी देख आरती का ब्याह ठीक हो गई। आरती का जहाँ हाल बुरा था, वहीं प्रतीक की हालत पागलों की तरह हो गई थी। कई बार मिलने की कोशिश करने लगा आरती से, लेकिन नाकामयाब हुआ। किस्मत कहिए इसे। जिस दिन आरती का ब्याह था उसी दिन प्रतीक की जॉब लग गई थी। जॉब लगने के बाद प्रतीक आरती के घर गया कि नहीं, ये जानने के लिए उसके अगले भाग को जरूर सुने। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले भाग में।